कहर बन टूटता अतिवादी मौसम। अभिषेक कुमार सिंह। मानसून की विदाई के बाद इन दिनों बंगाल, बिहार, सिक्किम सहित देश के विभिन्न राज्यों में भारी वर्षा से जन धन की जो हानि हो रही उसने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले में हुई तेज और अतिशय वर्षा ने प्रकृति का जो रौद्र रूप सामने रखा वह सच में चिंताजनक है। यह बारिश इतनी अप्रत्याशित और इतनी तीव्र थी कि इससे पहाड़ी ढलानों के धंसने और नालियों के तेज उफान के कारण सैकड़ों लोग बेघर हो गए और हजारों पर्यटन जहां तहां फंस गए। किस्सा सिर्फ दार्जिलिंग का नहीं है, बल्कि यह इस बात उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में एक ही महीने में अतिशय वृष्टि और लंबी अवधि वाली वर्षा का जो पैटर्न स्थापित हुआ उससे तमाम जगहों पर हालात आपदा जैसे बन गए। बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन, शहरों में जल भराव और सड़कों के धंसने और उसकी टूट फूट की घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई। इन्हीं घटनाओं के कारण इन वर्ष हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया गया। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में मौसम से जुड़ी आपदाओं के कई अलर्ट कई बार घोषित किए गए। इन घटनाओं के मद्देनज़र यह सवाल और पैदा हुआ कि आखिर मौसमी घटनाओं में अचानक इतनी तीव्रता कहां से आई है। स्थितियां जलवायु से जुड़ी आपातकाल जैसी उन्हें विज्ञानी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस मौसमी परिघटनाओं का अतिशय कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह एक्सट्रीम वेदर अचानक पैदा हुआ है या इसके पीछे कई दीर्घकालिक पैटर्न हैं। आंकड़े के दिखावे खतरनाक पैटर्न। भारतीय मौसम विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार उत्तरी और पूर्वी राज्यों के मुख्य रूप से पड़ा है। इस साल उत्तर में हिमाचल प्रदेश में 137 भूस्खलन, 97 फ्लैश फ्लड और 45 क्लाउड बर्स्ट हुए। पंजाब में 13 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ से 1400 से अधिक गांव प्रभावित। उत्तराखंड, धराली समेत कई पर्वतीय गांवों पर बादल फटने और फ्लैश फ्लड तथा भूस्खलन की कई घटनाएं और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से काफ़ी नुकसान हुआ है। हाल में दार्जिलिंग में भूस्खलन और बाढ़ से चिंताजनक हालात बने तो दिल्ली एनसीआर में जलभराव और केरल में भी प्री मानसून बाढ़ जो मानसून में विस्तारित हुई ने इस साल ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को कुल अनुमानित संख्या 300 से अधिक पहुंचा दी। इन घटनाओं से व्यापक तबाही हुई जिससे मौतों की संख्या 500 से अधिक और आर्थिक नुकसान 24,000 करोड़ से अधिक ज़्यादा अनुमानित है। बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हुई जिसमें सड़कें, पुल और घर नष्ट हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस साल मानसून से कुल वर्षा औसत से 5% अधिक रही, लेकिन क्षेत्रीय रूप से आसमान वितरण ने बाढ़ भूस्खलन के बढ़ावा दिया। मानसून वर्षा से भले ही यह बढ़ोतरी मामूली है, लेकिन बारिश, बाढ़ और बादल फटने और भूस्खलन आदि की अप्रत्याशितता और तीव्रता के कारण आपदाकारी घटनाओं की संख्या 2024 के मुकाबले 50% अधिक है। मुख्य रूप से क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर जनित झीलों के फटने के मामले में ये दृश्य सिर्फ पर्वतीय राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पहाड़ी राज्यों से मैदानी इलाकों में पहुंचने वाली नदियों के जरिए बारिश का पानी नीचे आता है। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के मद्देनज़र दिल्ली में भी बाढ़ की स्थितियां पैदा हुई। ये उदाहरण इस बात का मौसम के बेहद तीखे मिजाज की गवाही देते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस कहा जाता है। मौसम के अतिशय रूप की वजह। प्रश्न यह है कि मौसम का यह अतिशय या अतिवादी रूप पैदा किन वजहों से हुआ है। एक समान वैज्ञानिक तर्क है कि लगातार हो रही जलवायु परिवर्तन, लू, हीट वेव और मानसून के पैटर्न में हो रहे तेज बदलावों ने पृथ्वी को गर्म कर दिया है, जिससे ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट पैदा हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और एक्सट्रीम वेदर इवेंट ने सीधा संबंध है। बीते 75 वर्षों के आंकड़े पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि 1950 से 2015 के बीच मध्य भारत में एक दिन में 150 मिलीमीटर से अधिक वर्षा की घटनाएं
75% तक बढ़ गई है। इसके अलावा शुष्क मौसम वाली अवधि में भी पहले से अधिक लंबी हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले गर्मी नहीं पड़ती थी और भारी बारिश नहीं होती थी, पर अब सिर्फ फ़र्क यह है कि इन मौसमी बदलावों की तीव्रता और बारंबारता दोनों में तेज इजाफा हो गया है। पिछले 1.5 दशक में तापमान में भी निरंतर बढ़ोतरी हुई है और इन कारणों से एक्सट्रीम वेदर इवेंट के मामले में भी तेजी आई है। इन घटनाओं का सीधा संबंध ग्लोबल वार्मिंग से पाया गया है। यदि तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होती है तो वायुमंडल में भी नमी और भाप को अपने भीतर समाये रखने की क्षमता 7% तक बढ़ जाती है। इस कारण बड़े बड़े बादल बनते हैं और बिजली कड़कने और उसके अचानक फटने की सबब बनते हैं। यह तथ्य अब हर कोई जानता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा है। वायुमंडल में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी वातावरण में से नमी बढ़ाती है, जिससे मानसून और बारिश के पैटर्न प्रभावित होते हैं। पृथ्वी पर जलवायु का आपातकाल। मौसम की बदलती चाल ऐसी कयामत बरपा रही है कि हर कोई हैरान है। पिछले 40 वर्षों में दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों के अबाध उत्सर्जन और आबादी बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी के संसाधनों के अतिशय दोहन, जंगलों के कटने और रफ्तार बढ़ने, ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और मौसम के पैटर्न में बदलाव से हालात क्लाइमेट इमरजेंसी जैसे वाले हो गए हैं। अगर जल्द ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाई गई तो जलवायु आपात में इंसानों तक के विलुप्त होने का खतरा पैदा हो सकता है। मौसम के अतिशय से इंसानों की भूमिका है, लेकिन कोई इंसान, समाज, देश यह बात दिल से मानने को तैयार नहीं है कि उन्हीं की वजह से ऐसी हालात पैदा हुए हैं। बेइंतहा प्रदूषण फैलाना और दूसरे जीवों को फिक्र छोड़कर सिर्फ अपने विकास के लिए पृथ्वी के संसाधनों का बेतहाशा दोहन करना, इंसान ने औद्योगिकीकरण के बाद से सिर्फ यही स्थिति किया है। प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जैसी स्थिति का एक समस्या है, पर यह असल में इंसान का उस प्रवृत्ति का देन है उसने इस जीवनदायिनी धरती से सिर्फ लेना सीखा और उसे लौटाना नहीं। यही वजह है कि पृथ्वी की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अगर इंसान ने अपनी इस लालच पर अंकुश नहीं लगाया तो प्रकृति का कोप उस पर इसी तरह टूटता है। हो सकता है कि अभी और टूट रहा है। जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदार कौन? भारत सहित पूरी दुनिया के मौसम के तीखे तेवर से परेशान हैं। कहीं तेज गर्मी उलझन पैदा करने वाली उमस का आलम है तो कहीं अनायास बेहिसाब बारिश और बाढ़ ने कहर ढा रखा है। बेहद ठंडे माने जाने वाले कई यूरोपीय अमेरिकी देशों में बीते वर्षों में गर्मी और सूखे के रिकॉर्ड बने हैं। मौसम संबंधी रिकॉर्ड टूटने का यह क्रम देखकर वैज्ञानिकों ने मौसमी बदलावों को कई अतिवादी प्रक्रिया को जलवायु का पतन जैसी संज्ञा देना शुरू कर दिया है। पर क्यों बने ये हालात? इसका जिम्मेदार कौन है और यह क्या इन तेजी परिवर्तन की रोकथाम संभव है? इन मामलों की पड़ताल के आधार पर किए गए एक व्यापक शोध का प्रकाशन कुछ वर्ष पहले शोध जर्नल नेचर ने किया था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2022 में मई से सितंबर के बीच पश्चिमी देशों में 61,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भीषण गर्मी से हुई। इनमें से ग्रीस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन में सबसे ज़्यादा मौतें हुई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 यूरोप के लिए रिकॉर्ड गर्मी का वर्ष रहा। ऐसी रिपोर्टों के मामले आने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अपनी चेतावनी में कहा कि पूरे यूरोप में लू हीटवेव एक जानलेवा प्राकृतिक आपदा में बदल गई है। वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो जैसी मौसमी कारक पहले के अनुमानों के मुकाबले कहीं ज़्यादा संहारक हो गए हैं, जिनकी रोकथाम करना दिनों दिन और मुश्किल होता जा रहा है।
इन्हीं बातों ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। समस्या यह है कि जलवायु प्रणाली के सभी हिस्से रिकॉर्ड स्तर पर किसी न किसी आपदा से प्रभावित हैं, जिन्होंने पृथ्वी के खतरे में डाल दिया है। सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय कारक प्रकृति में इंसानी दखल का है। जीवाश्म ईंधन के अंधाधुंध इस्तेमाल और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से लेकर पर्यावरण के संकट में डालने वाले इंसान की हर एक गतिविधि ने पूरी धरती के सामने चुनौती पैदा कर दी है। ये चुनौतियां ऐसी हैं कि जिसमें एक दिन में नहीं निपटा जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिक प्रयासों में एकजुटता की जरूरत है, और ऐसा तभी होगा जब पूरी मानवता को समझ में आ जाए कि मौसम खतरनाक हुआ तो इससे इंसानी दखल जिम्मेदार है। ऐसे में यह विचार करने की ज़रूरत है, क्या उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक को प्रभावित करने वाले मौसमी बदलाव कहीं जलवायु परिवर्तन नामक समस्या ही देन तो नहीं है? दुनिया के सामने भारत को यह सवाल पुरजोर ढंग से उठाना जाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के कारण वह जो परेशानियां झेल रहा है वह सिर्फ उसकी अपनी समस्या नहीं है, पूरा विश्व उससे प्रभावित है। लिहाजा इससे निपटने के साझा उपाय पर काम करना चाहिए, अन्यथा प्रकृति की लगातार मार विकास के हमारे सारे इंतजाम को बौना साबित करती रहेगी। दवा के क्षेत्र के उपचार दरकार। डॉक्टर वेद प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर, करोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। हाल में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीली कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत के सामने ने दवा क्षेत्र पर कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। आरंभिक जांच ने कोल्डिफस कफ सिरप से जहरीले रसायन डाइथिलीन ग्लाइकॉल की मात्र 48.6% मिली है, जबकि यह मात्र 0.1% से अधिक नहीं हो सकता। इस जांच ने दवाओं की गुणवत्ता मानकों भी पोल खोल दिया है। कोल्डिफ सिरप सिरिसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है, जिसकी उत्पादन इकाई तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। समाचार यह भी हैं कि इन कंपनी को वर्ष 2009 में सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। फिर कोल्डिफ कफ सिरप का उत्पादन और प्रयोग किस आधार पर किया जा रहा था? यदि जांच में डाइथिलीन ग्लाइकॉल निर्धारित सीमा से बहुत अधिक मिली तो दवाओं की गुणवत्ता जांच का सरकारी अमला क्या कर रहा था? प्रश्न तो यह भी है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया उसको न्याय कब और कैसे मिलेगा? क्या चिकित्सक की गिरफ्तारी, ड्रग कंट्रोलर की हटाए जाना, निलंबित किया जाना और अब इस उत्पाद के प्रबंधित किया जाना ही पर्याप्त है? संविदित है कि कुछ महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में नकली दवाओं की गुणवत्ता के मामले में खरा न उतरने के सैकड़े मामले आ रह चुके हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन एवं स्टेट ड्रग अथॉरिटी की ओर से जनवरी में जारी ड्रग अलर्ट में देश भर की 135 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरे थे। इनमें से सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी एवं दर्द निवारण के प्रयोग किए जाने वाली दवाएं शामिल थे। फरवरी की कैग रिपोर्ट में यह मामला आया कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाओं की खरीद में अनियमितताएं रही और ब्लैक लिस्ट एवं प्रतिबंधित फर्म से भी दवाएं खरीदी गई। मार्च तक एक समाचार बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन एवं टेस्ट ड्रग अथॉरिटी की जांच में देश भर के विभिन्न दवा उद्योगों में बनी 145 दवाएं गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी थी। विगत दिनों दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी नकली कफ सिरप बेचने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था। उपयुक्त सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि लंबे समय से दवा क्षेत्र के भिन्न भिन्न प्रकार की विसंगतियां और धांधली चल रही है। विभिन्न प्रकार की जांच और धरपकड़ के बाद भी 2-4 दिन मामला चर्चा में रहता, फिर स्थिति वहीं पहुंच जाता। क्या इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं? यदि है तो उन पर भी आपराधिक संलिप्तता के तहत मुकदमा क्यों नहीं चल रहे?
छिंदवाड़ा और बैतूल की यह घटना कोई पहली बार नहीं है। विगत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ आदि में भी ऐसी ही घटनाएं हो चुकी, जहां पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में अथवा जर्जर उपकरणों के कारण बच्चों की मौत हुई। गली गली में वैध और अवैध सैकड़ों नर्सिंग होम एवं चिकित्सा केंद्र खुले हुए हैं, जहां कभी ऑक्सीजन का अभाव तो कभी आग जलने से न जाने कितने मासूम मौत के मुंह में जा चुके हैं। कोरोना काल में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजारों में खूब बिके। कैंसर जैसे घातक बीमारी की नकली दवाएं के समाचार भी खूब छपते हैं। बीमारी में गरीब आदमी भी कर्ज लेकर अथवा अपनी संपत्ति बेचकर इलाज के लिए भागदौड़ करता है, लेकिन नकली दवाओं ने तो जीवन बचा पाती हैं और ना ही उसकी संपत्ति। क्या यह अपराध नहीं? क्या इसे सीधे सीधे शासन प्रशासन की लापरवाही को उजागर नहीं करता? आंकड़ों के अनुसार इस समय भारत में 13,000 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि वैश्विक स्तर पर आदर्श अनुमानित 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर का माना गया है। क्या यह स्थिति स्वयं में भी गंभीर नहीं? बाल चिकित्सा और देखभाल बिल्कुल भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, जिसमें कुशल चिकित्सक, नर्स एवं अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता भी समुचित नहीं है। भारतीय न्याय संहिता के अधिनियम 1940 के अंतर्गत नकली दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात या वितरण के लिए कम से कम 10 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास के प्रावधान है। इसके साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, लेकिन बहुत कम मामले में दोषियों को इस प्रकार का दंड दिया जाता है, क्यों वे किसी न किसी कारण से छूट जाते हैं। आज आवश्यकता है कि न्याय संहिता इस प्राविधान के कड़ाई से पालन लागू किया जाए। दवा गुणवत्ता मानकों से संबंधित केंद्रीय और राज्य स्तरीय अधिकारियों पर भी इस अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई हो, जिसके भविष्य में किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो सके। भारत के अवसर भी और चुनौती भी। राजीव शुक्ला जी, लेखक, कांग्रेस और राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा संकट बार बार सामने आता है जिसे किंडलबर्गर ट्रैप कहा जाता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री चार्ल्स किंडलबर्गर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि जब कोई महाशक्ति वैश्विक व्यवस्था का नेतृत्व छोड़ देती है और नई शक्ति उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए आगे नहीं आती, तो पूरी दुनिया अराजकता के चंगुल में फंस जाती है। 20वीं सदी का आरंभ में ब्रिटेन कमज़ोर हो चुका था, अमेरिका तैयार नहीं हुआ था और नतीजा यह हुआ कि महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी आपदाएं दुनिया भर पर टूट पड़ी। आज फिर वही खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ऊब का शिकार और घरेलू स्तर पर विभाजित है। चीन आधा अधूरा और अविश्वसनीय नेतृत्व पेश कर रहा है। यूरोप अपने संकट से उलझा हुआ है। सवाल यह है कि इस बार वैश्विक व्यवस्था को अराजकता में जाने से कौन बचाएगा? क्या भारत इस खालीपन को भर सकता है? भारत के पास आज वह पूंजी है जो शायद किसी और देश के पास नहीं। आधे से अधिक भारतीय 30 वर्ष से कम आयु के हैं। जब पूरी पश्चिमी दुनिया वृद्ध होती आबादी से जूझ रही और चीन जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है, तब भारत के जनसांख्यिकीय परिस्थिति इसे उसी स्थिति का सबसे अधिक शक्ति बना सकती है। यह युवा शक्ति केवल श्रम नहीं, यह एक विचार, नवाचार और डिजिटल ऊर्जा का भी स्रोत है। हालांकि यही युवा पीढ़ी रील, वीडियो और तत्कालिक प्रसिद्धि के आकर्षण में उलझकर अपनी दिशा खो सकती है। अगर युवा शक्ति को जिम्मेदारी की ओर मोड़ी जाए तो भारत न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को किंडलबर्ग ट्रैप से निकाल सकता है। भारत की ताकत उसकी विविधता है। भारत में पंथों, जातियों, संस्कृतियों की अनगिनत परतों के बावजूद इस देश ने लोकतंत्र को जीवित रखा। यही मॉडल दुनिया को चाहिए, क्योंकि पश्चिमी के पहचान में तो राजनीति और राष्ट्रवाद रहा है। चीन अधिनायकवाद प्रणाली थोपना चाहता है। भारतीय प्रवासी मजदूर इस संभावना को गहराई
गहराई देता है। फ्रांस में ओणम के उत्सव के लेकर ब्रिटेन में गणपति विसर्जन की तस्वीरें भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाती हैं, जो उसे दूसरों से अलग करती हैं। फिर भी भारत के सामने सबसे बड़ी कसौटी लोकतांत्रिक विरोधाभास की है। भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज़ कहता है, पर घरेलू स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। यदि भारत वैश्विक नेतृत्व का चेहरा बनना चाहता है तो उसे घर के भीतर लोकतंत्र को मजबूत करना ही होगा। भरोसेमंद नेतृत्व के बिना आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं होगा। विश्वास, पारदर्शिता और नियम आधारित व्यवस्था ही दुनिया को अराजकता के से बचा सकते हैं। भारत की मौजूदा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बड़े दावे किए, जैसे G20 की अध्यक्षता और विश्व गुरु बनने का सपना, लेकिन देश के भीतर कई कमजोरियां इस दावे को कमजोर करती हैं। चुनावी प्रक्रिया में जैसे पैसे का बढ़ता दबाव, मीडिया की आज़ादी पर उठे सवाल और स्वतंत्र संस्थाओं पर राजनीतिक प्रभाव देश की लोकतांत्रिक छवि धूमिल करते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के वादे भी अक्सर बड़े उद्योगों को रियायत देने में खो जाते हैं, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सरकार का खर्च अभी भी बहुत कम है। विदेश नीति में भी कभी कभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में अचानक बदलाव दिखता है, जिससे भरोसा की कमी महसूस होती है। यदि सरकार घर के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत नहीं करती तो दुनिया में भारत की नेतृत्वकारी छवि सिर्फ भाषणों तक सिमट जाएगी। भारत की सबसे बड़ी संभावना उसका टेक्नो डेमोक्रेटिक मॉडल है। यूपीए ने देखा कि डिजिटल लेन देन को कैसे आम आदमी के लिए सहज और सुलभ बनाया जा सकता है। आधार ने पहचान को डिजिटल रूप दिया। कोविड के दौरान कोविन प्लेटफॉर्म ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वास्थ्य प्रबंधन में तकनीक का उपयोग पारदर्शी और कुशल तरीके से किया जा सकता है। यह सब केवल तकनीकी उपलब्धि ही नहीं थी, यह उस सोच की परिचय थी जिससे तकनीकी को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के लिए भी इस्तेमाल किया गया। यदि भारत यही मॉडल दुनिया के दो तो चीन के तकनीकी अधिनायकवाद और पश्चिम के लाभ केंद्रित पूंजीवाद के बीच एक नया संतुलित विकल्प पेश कर सकता है। हालांकि केवल विकल्प पेश करना पर्याप्त नहीं, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। वैश्विक व्यवस्था को केवल किसी के आर्थिक हितों की नहीं बल्कि सार्वजनिक वस्तुओं की जरूरत होती, जैसे जलवायु, वित्त, महामारी प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता और मानवीय संकटों में सहयोग। भारत ने हाल में यह दिखाने की कोशिश की कि वह इस भूमिका के लिए तैयार है, पर ऐसे प्रयास निरंतरता मांगते हैं। अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और साइबर स्पेस में संघर्ष भविष्य को सबसे बड़ा तनाव बनेगा। जलवायु परिवर्तन और प्रवासन से पैदा हुए संकट इस तनाव को और गहरा करेगा। आपूर्ति श्रृंखला टूटने पर विकासशील देशों को बड़ा झटका लगेगा। यह स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध से भी जटिल हो सकती है, क्योंकि अब संघर्ष केवल सैन्य या विचारधारा का नहीं होगा, बल्कि तकनीक, स्वास्थ्य, जलवायु और आर्थिकी का एक साथ उलझेंगे। यही समय है जब भारत खुद को तीसरे ध्रुव के रूप में पेश करे, जिस पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने 20वीं सदी में पश्चिमी एशिया अफ्रीका को एक अलग आवाज़ दी, वैसे इस सदी में भारत तकनीक और लोकतंत्र के एजेंडे पर दुनिया को एक नया विकल्प दे सकता है। इसके लिए उसे केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर व्यवहारिक नेतृत्व दिखाना होगा। इतिहास हमेशा मौके की कसौटी पर नेताओं और राष्ट्रों को परखता है। आज भी प्रासंगिक गांधी का शिक्षा दर्शन। 1937 में महात्मा गांधी ने देश की बहुमुखी शिक्षा के उत्साह की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिसे न केवल औपनिवेशिक काल में प्रासंगिक रही बल्कि बदलते समय एवं समाज के संदर्भ में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। यह गांधी के शैक्षिक विचारों और चिंतन का अभिव्यक्ति स्वरूप था, जिसने देश में न केवल शैक्षिक उन्नति बल्कि शैक्षिक आर्थिक आत्मनिर्भरता के विकास के लिए प्रस्तुत किया था। दरअसल सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद गांधी जेल से छूटे तो वे अपने मित्र जमनालाल बजाज के वर्धा स्थित मगनबाड़ी में रहने लगे। 1936 तक गांधी यहीं पर रहे।
इस दौरान उन्होंने देश के शिक्षा सुधार के लिए अपना चिंतन जारी रखा। जमना लाल बजाज उन दिनों वर्धा मारवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष थे, जो 1937 में समिति अपनी रजत जयंती मनाने को तैयारी कर रहे थी। सोसाइटी के सचिव श्री मन्ना नारायण का विचार था कि इस अवसर पर गांधी के शैक्षणिक विचार पर चर्चा के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाए। अतः एक अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन वर्धा में 22 से 23 अक्टूबर 1937 को आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा में सुधार के लिए एक योजना पेश की, जिसे नई तालीम वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना भी कहा गया। इसमें 7 साल की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा की शिक्षा, दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा और आत्मनिर्भर शिक्षा का उल्लेख किया गया था। आज युवाओं के पास कई तरह की डिग्रियां हैं परंतु रोजगार नहीं, जबकि लगभग 9 दशक पहले गांधी जी ने नई तालीम योजना के जरिए रोजगार परक शिक्षा की वकालत की थी। सीखने के दौरान कमाई गांधी जी की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का आदर्श वाक्य था। नई तालीम समानता पर आधारित कम खर्च वाली शिक्षा प्रणाली है, जिसके जरिए सभी बच्चों को शिक्षा देना संभव है, जबकि वर्तमान की बाजारकृत शिक्षा ने समाज को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। महंगी शिक्षा के कारण एक बड़ी आबादी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित है। नई तालीम के तहत एक बच्चा 14 साल की अवस्था में स्कूल से प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर बनकर एक कमाऊ सदस्य के तौर पर और घर लौट सकता था, जबकि आज की शिक्षा का इस पर कोई जोर नहीं है। बहरहाल नई तालीम ने न केवल देश की शिक्षा नीतियों को ही बल्कि दिशा दी, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में कामयाब रहा है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में निहित चौथा लक्ष्य समावेशी शिक्षा तथा 8वें लक्ष्य आर्थिक विकास की बात करता है, जो नई तालीम से प्रत्यक्ष रूप से संगत नजर आता है। निस्संदेह नई तालीम शिक्षित बेरोजगारी में कमी और बाल श्रम उन्मूलन में सहायक बन सकता है। आत्मनिर्भरता की आत्मघाती बाधा। राजीव सचांग जी का लेखक। इन दिनों इस विषाक्त कफ सिरप के मध्य प्रदेश और राजस्थान 1 दर्जन से अधिक बच्चों की मौत का मामला चर्चा में है। इस हर तरफ आक्रोश और उसके चलते जांच और कार्रवाई की बात हो रही है। क्या यह पहली बार हो रहा है? नहीं। 1986 में मुंबई में विषाक्त कफ सिरप से 14 बच्चों की जान गई थी और दिल्ली में 33 की मौत हुई। इस बार सब कुछ ठीक करने की बात की गई, लेकिन स्थितियां नहीं बदली। 2022 में भारतीय दवा कंपनियों की ओर से बनाई गई कफ सिरप में गाम्बिया और फिर उज्बेकिस्तान से कई बच्चों की मौत हुई। इन मौतों की संज्ञान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लिया। इस मामलों के कारण भारत की दवा कंपनियों की बदनामी हुई थी। माना जा रहा है कि इस बदनामी के कारण विषाक्त कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और दवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण करने वाली सरकारी एजेंसियां अपने काम सही तरह से करेगी, पर नतीजा डाक के 3 पात वाला रहा। गाम्बिया और उज्बेकिस्तान को कफ सिरप सप्लाई करने वाली दवा कंपनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई तो हुई, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई जो नज़ीर बनती और विषाक्त का सिरप बनने का सिलसिला थमता। ऐसा ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के कोल्डिफस का कफ सिरप सप्लाई करने वाली दवा कंपनी के साथ हो तो हैरानी नहीं, क्योंकि इस सिरप में विषाक्त रसायन के प्रयोग को लेकर विरोधाभास खबरें आ रही है। दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया और गुणवत्ता की परख करने वाली सरकारी एजेंसियां और सरकार कुछ भी दावा करे, यह काम सही तरह से नहीं होता और इसका प्रमाण यह है कि आए दिन दवाओं के सैंपल फेल होने की खबरें आती हैं। पिछले महीने खबर आई कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य दवा नियामकों की जांच में हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनी के 94 दवाओं के सैंपल फेल हुए। 5 में 3 दवाएं नकली भी निकली।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन हर माह ड्रग अलर्ट जारी करता है। अगस्त में ड्रग अलर्ट के अनुसार हिमाचल की 31 दवा कंपनियों को 38 दवाएं गुणवत्ता के मामले पर खरी नहीं उतरी। इसी ड्रग अलर्ट के अनुसार उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश की दवा कंपनियों में बनी 56 दवाओं के सैंपल भी फेल हुए। जुलाई में ड्रग अलर्ट के अनुसार कुल 143 दवा नमूने फेल पाए गए। जून में ड्रग अलर्ट में कुल 188 दवाओं के सैंपल फेल हुए। इनमें से हिमाचल, गोवा, महाराष्ट्र की दवा कंपनियों की दवाएं भी थी। इस पर संतोष नहीं जताया जा सकता कि सैंपल बैच विशेष के होते हैं और उन्हें हटाने को कहा जाता है, क्योंकि उनका गारंटी नहीं है कि द्वितीय दर्जे की दवाओं को हटाने के निर्देश जारी करने पहले वे मरीजों तक नहीं पहुंच जाती। चूँकि हिमाचल फार्मा कंपनी का गढ़ है, इसलिए दवाओं के फेल सैंपल के मामले में यहाँ की कंपनियों का नाम खूब आता है। पर सच यह है कि शेष देश की दवा कंपनी के सैंपल भी फेल होने के सिलसिला कायम है। भारत ने जेनरिक दवाओं के निर्माण में अपनी पहचान बना ली है, लेकिन यह द्वितीय दर्जे की दवाएं बनती रही तो यह पहचान खतरे में पड़ सकता है। क्या हमें केवल दवाओं की गुणवत्ता को बनाए रख पाने में नाकाम है? नहीं, दवाओं के साथ साथ खाद्य सामग्री, पेय पदार्थों गुणवत्ता मामले में भी हमारी स्थिति दयनीय है। डिब्बाबंद खाद्य एवं पेय पदार्थ गुणवत्ता भी संदेह के घेरे में रहती है। उनके निर्माण में मानकों का उल्लंघन होता ही रहता है, तो कई बार उसमें विषाक्त अखाद्य वस्तुओं को भी मिलावट की जाती है, लेकिन मुश्किल से ही कोई मिलावटखोर दंडित होता है। जिस तरह दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली सरकारी एजेंसी और ड्रग इंस्पेक्टर अपना काम ले देकर करते हैं, उसी तरह खाद्य एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता की परख रखने वाली सरकारी एजेंसियां और फूड इंस्पेक्टर भी सरकारी तंत्र में व्याप्त इस भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि भारत में ना तो दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित है और ना ही खाद्य एवं पेय पदार्थों में दूध, खोया, मिठाई, मसालों आदि में मिलावट की आशंका बनी रहती है और ये अक्सर यह सही पाई जाती है। दवाओं हो या खाद्य एवं पेय पदार्थ हो या फिर भी अखाद्य पदार्थ, अपने देश में सबके निर्माण के लिए मानक बने हुए हैं और सबकी गुणवत्ता परीक्षण के नियम कानून हैं, लेकिन सही तरह से पालन नहीं होता। जहां निर्माण वहीं भ्रष्टाचार होना एक अलिखित नियम सा बन गया है। इसी तरह जहां कहीं भी सरकारी अनुमति, संस्तुति, परीक्षण आदि की आवश्यकता होती, वहां भी मानकों की अनदेखी के साथ नियम कानूनों का उल्लंघन होता है। हैरानी नहीं कि बहुत कम भारतीय उत्पाद ऐसे हैं जो अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। चूँकि हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए वे विश्व बाजार में अपनी छाप भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसी कारण हम आत्मनिर्भर बनने के अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। स्वदेशी के सहारे स्वावलंबी बनने की यात्रा तब पूरी होगी जब हमारे यहाँ हर तरह के उत्पाद भरोसेमंद होंगे। अच्छा हो कि हमारे नीति नियंता यह समझे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का थोथा दवा आत्मनिर्भरता की राह की आत्मघाती बाधा है। ज्ञान की महत्ता। ज्ञानस्पा दो शब्द ज्ञान और स्पा के संयोग से बना है। ज्ञान का अर्थ जानना और स्पा का अर्थ है अच्छा अर्थात आकांक्षा। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति की तीव्र इच्छा ही ज्ञानस्पा कहलाती है। ज्ञानस्पा उस आंतरिक लालसा की द्योतक है जो मनुष्य को सत्य, तर्क और अनुभव के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रेरणा देती हैं। ज्ञानस्पा की वह प्रेरक शक्ति जो अंधकार में भी प्रकाश खोजने में उन्मुख रहती है और मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान तथा असत्य से सत्य की ओर अग्रसर करती है। जानने की सामान्य प्रवृत्ति अर्थात जिज्ञासा से हटकर सत्य के प्रति एक गहन और सतत आकांक्षा है। जब हम चारों ओर से अपने अस्तित्व अथवा किसी विशेष विषय की गहराइयों में उतरने की उत्कंठ महसूस करते, तब स्थिति में ही ज्ञानस्पा का उदय होता है। वस्तुतः जिज्ञासा के एक कदम आगे की अवस्था जिज्ञासा प्रश्न को जन्म देती है, जबकि ज्ञानस्पा उस उत्तर प्राप्ति उचित कर्म एवं साधना का क्रियान्वयन करती है। ज्ञानस्पा में व्यक्ति केवल जानना ही नहीं चाहता, अपितु अनुभव करना चाहता है कि एवं सत्य के साथ एकात्म होना चाहता है।
मनुष्य के जीवन का विकास तभी संभव है जब उसके भीतर ज्ञान की विपाशा विपाशा बनी रहे। जीवन में प्रगति और आत्मबोध का आधार ज्ञानस्पा हो ही है। ज्ञानस्पा के अभाव में जीवन जड़त्व हो जाता है और उनमें ना खोज का आनंद होता है और ना ही सर्जन की लय। यह ज्ञानस्पा ही है जो छात्र को अध्ययन के लिए प्रेरित करती है और वैज्ञानिकों को प्रयोग करने के साथ बाध्य करती है और साधक को सत्य की खोज में तप करने का साहस देती हैं। जब व्यक्ति ज्ञान के प्रति सचेत होता है तो उसके विचार, व्यवसाय और निर्णय सभी में विवेक का प्रकाश झलकता है। भारतीय संस्कृति में सर्वत्र ज्ञानस्पा का महत्व झलकता है। प्रेरणा अवस्थी। सुरक्षा यातायात। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा यातायात की आवश्यकता पर ध्यान दिया और राज्य की और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों तय करें और ऐसा करने समय पैदल यात्रियों और गैर मोटर चालित वाहनों के आवाजाही को स्पष्ट तौर से रेखांकित करें। हालांकि अभी ऐसे नियम तो हैं, लेकिन पैदल यात्रियों और गैर मशीनी वाहनों की सुरक्षा और सुविधा प्राथमिकता से बाहर है। सरकारों को सबकी सुरक्षा और सुविधा की प्राथमिकता इसलिए देनी होगी क्योंकि असुरक्षित यातायात के चलते हर वर्ष लाखों लोग जान गंवाते हैं और गंभीर रूप से घायल होते हैं। उनमें से एक बड़ी संख्या पैदल यात्रियों और गैर मोटर चालित वाहन चालकों या उसमें बैठे लोगों की होती है। वैसे मोटर चालित वाहनों की सुरक्षा की थी ऐसी बहुत अच्छी नहीं। भारत में सड़क दुर्घटना में मरने और घायल होने वालों की संख्या विश्व के सबसे अधिक है। यह इसलिए कहीं अधिक चिंताजनक है क्योंकि देश में विश्व के कई देशों की तुलना में कहीं कम वाहन हैं। यदि इसके साथ भी सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या के मामले में देश शीर्ष पर है तो इसका कारण है कि सरकारों, यातायात पुलिसों और आम लोगों की ओर से सुरक्षित यातायात के महत्व को न दिया जाना। इसे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राज्य सरकारें और उसका स्थानीय प्रशासन सुरक्षित यातायात को लेकर आयोजन करता रहता है। कभी हेलमेट, सीट बेल्ट पहनने, सावधानी से सड़क पार करने और लोगों को जागरूक किया जाता है और कभी यातायात का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती की जाती है। लेकिन सब जानते हैं कि ऐसी पहल कुछ ही दिन अपना प्रभाव दिखाती हैं। जैसे ये यातायात पुलिस की सख्ती थमती है, यातायात अव्यवस्थित एवं अराजक हो जाती हैं। इस अराजकता का सबसे अधिक शिकार बनते हैं साइकिल, रिक्शा चालक और पैदल यात्री। इसका कारण यह है कि अनेक स्थानों पर तो साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर चलने के लिए गुंजाइश ही नहीं होती। अपने देश में सामान्य सड़कों की बात कौन करे। राजमार्गों पर हर तरह के वाहन चलते दिखते हैं। इस कारण भी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती है। सड़क दुर्घटनाओं का कारण केवल यातायात नियमों का अनदेखी ही नहीं, सड़कों के रखरखाव में कमी भी है। रही सही कसर यातायात नियमों का पालन न करने की प्रवृत्ति है। यातायात संकेतकों का अभाव या फिर उसके सही तरह से काम न करने की पूरी होती है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए यातायात तब सुरक्षित होगा जब यातायात नियमों का हर कोई पालन करेगा। सुरक्षित यातायात को लेकर किसी खास दिन, सप्ताह या पखवाड़े में नहीं बल्कि हर दिन सतर्क रहना चाहिए। ऑनलाइन उपस्थिति का तंत्र। यूपी बोर्ड विद्यालय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कि शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति की व्याख्या भले ही अभी आशंकाओं और व्यवहारिक बाध्यताओं के कारण पूरी तरह से प्रमाण नहीं चढ़ सकी, लेकिन इसे लागू करने के लिए बोर्ड की इच्छा शक्ति प्रशंसनीय है। जुलाई में माध्यमिक विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति के निर्देश बोर्ड में दिए गए, उसका अनुपालन शुरू हो गया। 60% ज़्यादा विश्वविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति अंकित की जा रही है। तय किया गया है कि जिन विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा सकती उन्हें परीक्षा के केंद्र बनने में 10 अंक की वरीयता मिलेगी। यह तर्क है कि जहां शिक्षक एवं छात्र दोनों को विद्यालय में कम से कम 75% उपस्थिति अंकित हो रही है, वहीं केंद्र बनने की परीक्षा सुचिता ढंग से संपन्न हो सकेगी। अभी तक विद्यालय में सीसीटीवी की सुविधा, स्मार्ट क्लास, परीक्षा परिणाम को ही मानक रखा गया था। अब ऑनलाइन उपस्थिति को भी जोड़ा गया। इससे एक तरह अच्छे कॉलेज के बीच प्रतिस्पर्धा का वातावरण तैयार होगा और वे शैक्षिक संसाधनों के प्रयोग में दक्षता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। वहीं से कॉलेज
हतोत्साहित होंगे जो केवल जुगाड़ से परीक्षा केंद्र बनकर नकल माफिया की ताल पर थिरकते हैं। जनता में जागरूकता जरूरी। चुनावी मैदान में बिहार शीर्षक में प्रकाश संपादकीय पढ़ा। लगभग सभी राजनीतिक दल हर चुनाव में लोक लुभावन वादे घोषणाएं करते हैं। ऐसी कुछ घोषणाएं मुफ्तखोरी का चलन बढ़ाती हैं। मुफ्तखोरी तमाम समस्याओं को जन्म देने के साथ ही विकास के अवरोध भी खड़े करती हैं। कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने सराहनीय पहल की कि सभी राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन घोषणा के साथ यह भी बताना होगा कि इन योजनाओं की मूर्त रूप देने के लिए वित्तीय बंदोबस्त कहाँ से किया जाएगा। हालांकि इसे व्यवहार में लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक दल कोई न कोई तोड़ निकाल लेंगे। इसलिए चुनावी दौर में लोगों की उसी तरह समझदारी बरतनी होगी जितने वे अपने लिए किसी कीमती सामान को खरीदने के लिए बरसते हैं। विज्ञापन की चकाचौंध में आकर खरीदारी ने उत्पाद बाद में पछतावा भी पड़ सकता है। इस राजनीतिक वादों को भी विवेक की कसौटी पर कसना जरूरी है। आयकर मुक्त हो पेंशन। पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि उस कर्मयोगी जीवन का सम्मान है जो किसी व्यक्ति ने देश और समाज की सेवा में समर्पित किया है। यहाँ बुजुर्गों के आत्मनिर्भरता और गरिमा का आधार। ऐसे में पेंशन पर आयकर वसूली न केवल आर्थिक अन्याय है बल्कि नैतिक दृष्टि से भी अनुचित है। सेवा काल में हर सरकारी कर्मचारी नियमित रूप से आयकर देता है। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन उसी वेतन का हिस्सा है जिस पर पहले ही टैक्स चुकाया जा चुका है। दूसरी ओर आज महंगाई, दवाओं की बढ़ती कीमतें और जीवन यापन की लागत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। अपनी पेंशन से दवा, बिजली, किराया और दैनिक जरूरतों पर पहले से ही अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं। ऐसे में उनकी सीमित पेंशन से आयकर वसूलना दोहरी मार है। सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति की आय घट जाती है पर खर्च कम नहीं होते। स्वास्थ्य पर बढ़ता बोझ बुजुर्ग की सबसे बड़ी चुनौती है। जब किसी की आय का बड़ा हिस्सा इलाज में चला जाता है तो उस पर कर लगाना उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। दुनिया में कई देश, जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड अपने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट या पूर्ण मुक्ति देता है। भारत जैसे कल्याणकारी लोकतंत्र में भी ऐसा कदम बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। सरकार को चाहिए कि पेंशन को जीवन भर की सेवा का प्रतिफल मानते हुए इसे आयकर से पूरी तरह मुक्त रखे। ऐसा कदम न केवल लाखों बुजुर्ग को राहत देगा बल्कि यह भी संदेश देगा कि देश अपने सेवक नागरिकों के योगदान को सम्मानपूर्वक याद रखता है। डॉक्टर मनोहर गांगुली, रतलाम, मध्य प्रदेश। लोकतंत्र का पर्व। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। मगर सवाल यह है कि कितने प्रतिशत मतदाता यह जानते हैं कि लोकतंत्र में वास्तविक शासक वही हैं। चूँकि आबादी बड़ी है इसलिए वे अपने शासक करने के अधिकार को जनप्रतिनिधियों के हाथों 5 साल के लिए हस्तांतरित करते हैं। अधिक मतदाता प्रतिशत को लेकर जो विज्ञापन कराए जाते हैं उससे इन बातों को शामिल करने से मतदाता अपने मत का महत्व समझेगा। यद्यपि विज्ञापन मुख्य उद्देश्य यही होता है कि तथा मतदाता लुभावे वादे घोषणाओं को फेर में फंस जाते हैं या फिर तत्कालिक लोभ लालच के फेर में अपने हितों की बलि चढ़ा देते हैं। लिहाजा चुनाव उन्हें अवसर देता है कि वह अपने हितों के अनुरूप शासकों का संजीदगी से चुनाव करें। इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, मतलब बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लें।